नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आज हम इस वीडियो में श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग श्वसन प्रणाली से संबंधित कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स को समझे थे। और इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्वसन का कौन सा प्रकार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है? श्वसन का कौन सा प्रकार ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है? विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ऑप्शन से वायवीय श्वसन, अवायु श्वसन, फुफ्फुसीय श्वसन या उपयुक्त सभी। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनोरबिक रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा एनोरबिक रेस्पिरेशन यानी अवायु श्वसन। और इसके पहले वाली वीडियो में जब हम इसके बेसिक पॉइंट्स को समझ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है वो कहलाता है एनोरबिक रेस्पिरेशन यानी अवायु श्वसन। हमारा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन किस प्रकार का होता है? मनुष्य में श्वसन किस प्रकार का होता है? व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ह्यूमंस? व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ह्यूमंस? मनुष्य में श्वसन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन से अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, फुफ्फुसीय श्वसन या श्वास नली श्वसन। एनोरबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन या ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और इसका सही उत्तर होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी फुफ्फुसीय श्वसन। तो लंग से किया हुआ श्वसन कहलाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी फुफ्फुसीय श्वसन, इसलिए इसका उत्तर होगा फुफ्फुसीय श्वसन यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हमारा अगला सवाल है, श्वसन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? श्वसन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूसेस साउंड? ऑप्शन से श्वास नली, कंठ नली, ग्रसनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स या नन ऑफ द एबव। और इसका सही उत्तर होगा लेरिंग्स यानी कंठ नली। कंठ नली हमारे बॉडी का वो पार्ट है जहां से ध्वनि उत्पन्न होता है। हमारा स्वर यंत्र यानी कि कंठ नली हमारी गर्दन के बीच में हमारी श्वास नली के ठीक ऊपर और हमारे ग्रास नली के पीछे एक खोखली नली होती है। यह हमारे लिए ध्वनियां निकालना संभव बनाता है। यही कारण है कि इसे हमारा वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यह हवा को हमारे गले में श्वास नली और हमारे फेफड़ों तक जाने देता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लेरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, जहाँ से हमारे गले से ध्वनि उत्पन्न होती है, कहाँ पर है। हमारा अगला सवाल है, किसके अंतर के कारण मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है? किसके अंतर के कारण मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ विच gases are exchanged in the human body. Due to the difference of which gases are exchanged in the human body. किसके अंतर के कारण मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो ऑप्शन से आयतन, पीएच मान, तापमान या दबाव। वॉल्यूम, पीएच वैल्यू, टेम्परेचर या प्रेशर। और इसका सही उत्तर होगा प्रेशर यानी दबाव। तो ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि जब भी हवाओं की बात हो या गैसों की बात हो तो उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है प्रेशर। प्रेशर ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है गैसों के केस में। और यहाँ पर भी गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है तो प्रेशर यानी कि दबाव एक फैक्टर है। कहने का मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर किसी भी गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर किसी भी गैस का आदान प्रदान हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। हमारा अगला सवाल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस बाय। Transportation of oxygen in human body takes place by
मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस बाय व्हाट? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स या उपयुक्त सभी। तो इसे ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा इरिथ्रोसाइट्स। तो बेसिकली इरिथ्रोसाइट आरबीसी ही है, यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि आरबीसी में हम लोग देख चुके हैं कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, और यही हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का फ्रॉम लंग टू द टिश्यूज। लाल रक्त कोशिका रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी है। ये पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। यह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन, रीढ़धारी मतलब वर्टिब्रेट्स, जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेके, यानी लंग से ऑक्सीजन लेके उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, यानी कि आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसकी लाइफ लाइन जो होती है 120 दिन की होती है। हमारा अगला सवाल है, एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन अणु बंधे होते हैं? एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन अणु बंधे होते हैं? हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड बाय वन हीमोग्लोबिन? एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन अणु बंधे होते हैं? ऑप्शन है 5, 2, 3 या 4, 5, 2, 3 या 4। और इसका सही उत्तर होगा 4। एक हीमोग्लोबिन अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जा सकता है। एक हीमोग्लोबिन अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जा सकता है। इसलिए प्रत्येक हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त कोशिका में 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ बंध सकता है, और लगभग 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं जो लगभग 1 बिलियन ऑक्सीजन के अणुओं को ले जा सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन, और जो ब्लू कलर में है वह क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से अटैच्ड यानी कि बाइंड है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हमारा अगला सवाल है, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? इन व्हाट फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी? इन व्हाट फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है, मतलब वो किस रूप में हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है? तो कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन से कार्बाइमिनो हीमोग्लोबिन, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक अम्ल या उपयुक्त सभी। कार्बाइमिनो हीमोग्लोबिन, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बाइमिनो हीमोग्लोबिन में भी ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर के अंदर, और कार्बोनिक एसिड के रूप में भी वो हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। करीब करीब 10% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, और 80% कार्बन डाइऑक्साइड का 80% जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी हमारे प्लाज्मा में। और बाकी जो 10% है वो कार्बाइमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है। तो आप समझ चुके हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो 80% रखते हैं किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप, जिस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि बाइकार्बोनेट के रूप में। हमारा अगला सवाल है,
कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कार्बोनिक एसिड कहाँ बनता है? वेयर इज कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कार्बोनिक एसिड कहाँ बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कार्बोनिक एसिड कहाँ बनता है? ऑप्शन है आरबीसी, प्लाज्मा, ए और बी दोनों, या डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, प्लाज्मा, बोथ ए एंड बी, या डब्ल्यूबीसी। और इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, यानी कि आरबीसी में भी और प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एसिड बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सके। यानी कि कार्बोनिक एसिड बेसिकली एक उसका प्रकार है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो जिसका ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कार्बोनिक एसिड, प्लाज्मा और आरबीसी दोनों के ही अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका काम बेसिकली बेसिकली कार्बोनिक एसिड है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक प्रकार है, फॉर्म है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अलग रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अलग रूप में उसके ट्रांसपोर्टेशन को कैरी, मतलब उसके ट्रांसपोर्टेशन को निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में रक्त में प्रवेश करती है क्योंकि इसका स्थानीय आंशिक दबाव ऊतकों के माध्यम से बहने वाले रक्त में इसके आंशिक दबाव से अधिक होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में प्रवेश करता है, यह पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो हाइड्रोजन आयन यानी H+ और बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 में अलग हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड enters blood in the tissues because its local partial pressure is greater than its partial pressure in blood flowing through the tissues. As carbon dioxide enters the blood, it combines with water to form carbonic acid, which dissociates into hydrogen ions and bicarbonate ions. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में श्वसन वर्णक है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में श्वसन वर्णक है? वर्णक मतलब पिगमेंट। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आवर बॉडी? ऑप्शन है कैरोटीनॉइड्स, न्यूरोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कैरोटीनॉइड्स, न्यूरोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से शरीर के अलग अलग पार्ट के कोशिकाओं में। हमारा अगला सवाल है, सामान्य श्वसन के दौरान लगभग कितनी वायु हमारे फेफड़ों में जाती है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एयर गोज इनटू आवर लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन? सामान्य श्वसन के दौरान लगभग कितनी वायु हमारे फेफड़ों में जाती है? ऑप्शन से 200 ml, 1200 ml, 500 ml, या नन ऑफ द अबव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा 500 ml। ज्वरीय आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम, यह प्रत्येक श्वास के साथ फेफड़े में और बाहर जाने वाली वायु की मात्रा है। इसका माप लगभग 500 ml है। अवशिष्ट आयतन, यह अधिकतम श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों में वायु की मात्रा है। इसका माप 1200 ml है। श्वसन वायु धारिता, यह वायु की कुल मात्रा है जिसे अधिकतम अंतः श्वसन के बाद समाप्त हो जाती है। अंतः श्वसन भंडारित आयतन, यह एक सामान्य श्वसन के बाद अतिरिक्त बलपूर्ण अंतः श्वसन है। इसका माप 3000 ml है। अभी हम इस क्वेश्चन में बेसिकली ज्वरीय आयतन के बारे में पूछ रहे थे, यानी कि टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? यह प्रत्येक श्वास के साथ फेफड़े में और बाहर जाने वाली वायु की मात्रा है, और इसका लगभग 500 ml होता है हमारे फेफड़े में। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी वो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप सभी से कृपा है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रगणों और प्रियजनों को ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।